लास्ट हमने इम्परेटिव सेंटेंस तक डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरोगेटिव पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हैविंग द फोर्स ऑफ ए क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में कोई एक क्वेश्चन छुपा रहता है वो सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अभी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस द ऑक्सिलरी वर्ब comes first and the subject follows it। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जैसे it is a bird, तो it था सब्जेक्ट, is था जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, लेकिन वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में है। लेकिन जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, is को पहले ले आते हैं जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद हम it लिखते हैं जो सब्जेक्ट है। बस इसको इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि look at how the following declarative sentences have been changed to interrogative sentences। ठीक है, जैसे you are 11 years old, are you 11 years old, तो you था सब्जेक्ट, are था यहाँ पे ऑक्सिलरी। जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखा तो यहाँ पे are जो था ऑक्सिलरी वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आके बैठता है, तो are you 11 years old। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डू डज डिड, ये तीन वर्ड हम उन सब इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक ऑक्सिलरी वर्ब लिखा ना हो। डू लिखेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, डज प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लिखेंगे। डिड है वो पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, और डू डज डिड ये सब पॉजिटिव इंटरोगेटिव में आएगा। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तब उस टाइम पे हम डोंट लिखेंगे, डजन लिखेंगे, डिडंट लिखेंगे। डोंट सेम है, प्रेजेंट में सबके साथ आता है। डजन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, डिडंट सिर्फ, और डिडंट पास्ट फॉर्म में सारे कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ आ सकता है। यहाँ पे हम में लिखा गया है कि change to an interrogative sentence, the position of the auxiliary verb is interchanged with the subject। जो auxiliary verb है वो सब्जेक्ट के पहले जाके बैठ जाएगा। if the main verb is in a sentence is in simple present or simple past in a sentence, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सी में दिया गया है, तो उसमें भी क्या होता है, डू डज डिड जो है वो जाके पहले आ जाता है। ठीक है, अगर उसमें वो उस पहले वाले सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो सिंपल वर्ब दिया जाता है, अगर नहीं होगा तब हम डू का जो है डू डज डिड है यही प्लेस कर देंगे। और अगर कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब एकदम एग्जैक्टली लिखा गया है तो हम उसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे यू आर 11 ईयर्स था, तो आर ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दिया गया था, तो हमने इसको पहले इंटरोगेटिव में लिखने से ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, टू फॉर्म क्वेश्चंस विथ WH वर्ड्स, जैसे कि हो गया व्हाट, व्हेन, हु, हुज, व्हिच, वेयर एंड हाउ, द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इंटरचेंज। तो हम क्या करेंगे, पहले जो WH वर्ड है वो पहले प्लेस कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, जैसे हमने ऑक्सिलरी वर्ब पहले किया था, पहले लिख लिया था, वैसे ही अगर क्वेश्चन बनाना है WH वर्ड से तो उसी तरह हम WH वर्ड को पहले लिख देंगे। जैसे आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड आई एम, यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू, जैसे यू आर 11 ईयर्स ओल्ड तो हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप कोशिश करना घर पे प्रैक्टिस करने की। जैसे एक दिया गया है, दृष्टि स्पीक्स बंगाली एट होम। ठीक है, तो स्पीक्स था, तो स्पीक्स एक्चुअली मेन वर्ब जो है वो है स्पीक, SPEAK, और उसके साथ एस इसलिए बैठा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए दृष्टि क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इससे स्पीक के साथ एस आया है, स्पीक्स हो गया है। इस वाले सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो हमने डू नहीं लिखा था,
हमने डाज लिखा था, क्योंकि दृष्टि जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। डाज दृष्टि स्पीक बंगाली, क्योंकि हमने जो स्पीक्स था असर्टिव में, वो हमने जब इंटरोगेटिव में लिखा तो हमने डाज लिख लिया था, इसलिए हमने स्पीक अभी हम स्पीक ही लिखेंगे। ठीक है, उसका जो एस था वो डाज के साथ चला आया। बाकी सारा जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक में। नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है अभी देखते हैं कि आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन एंड सो ऑन। एक्सक्लेमेटरी मतलब सडन क्राई, अचानक से कोई अगर रोना शुरू करता है, रिमार्क, कोई अगर एक ऐसा रिमार्क हम दे रहे होते हैं, या फिर सरप्राइज, एंगर, पेन, ऐसे सारे वर्ड में हम वो सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। एडमिरेशन क्या होता है? एडमिरेशन होता है रेस्पेक्ट एंड वार्म अप्रूवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब एक्साइट होके कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। वार्म अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल इन द सेंस एक्सेप्टिंग समथिंग। एंड एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है द रिकॉग्निशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी एक चीज़ का जब हम अच्छे क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसे हम वैसे वाले सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। द ताजमहल इज एन एक्सक्यूजिट मोन्यूमेंट। ठीक है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम व्हाट एन एक्सक्यूजिट मोन्यूमेंट द ताजमहल इज, वो हो गया एक्सक्लेमेटरी में। पहले वाला सेंटेंस में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने नरेट किया था, वो हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर हम इस सेंटेंस को दोबारा से कहते हैं व्हाट एन एक्सक्यूजिट मॉन्यूमेंट, तो वो एक्सक्लेमेटरी में हो गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सरप्राइज से इस चीज़ को, इस सेंटेंस को लिखा है। इस वाले सेंटेंस में देखते हैं हम कि व्हाट एन एक्सक्यूजिट मॉन्यूमेंट, वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, एंड द ताजमहल इज द सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में हमने इज लिखा, इज इज अ वर्ब। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, ये एक सिंपल वर्ब है, और उसके बाद हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी प्लेस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे वो अमिताभ घोष रोट ए ग्रेट बुक, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट हम सेंटेंस में देखते हैं कि व्हाट अ ग्रेट बुक अमिताभ घोष रोट, तो उस वाले में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा एक्साइट होके हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे नोट सेक्शन लगाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड what and how are used to intensify the expression। जब हम कोई एक WH वर्ड को इंटेंस लुक देने के लिए एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो सब क्या होता है, वो सारा एक्सप्रेशन जब आता है एक सेंटेंस में, तो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। सेंटेंस ए में क्या था? what helps to express a very strong admiration for the ताजमहल एज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें हमने वर्ड जब लिखा था, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हमने एक्सप्रेस करने के लिए लिखा था। और सेंटेंस बी में हमने क्या लिखा था? हमने वर्ड फिर से एक्सप्रेस किया था टू गिव स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको इस बात को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो हमने क्या किया? व्हाट वर्ड को यूज़ किया था। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि some other expression used in exclamatory sentences are hooray to express joy। ठीक है, जब खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दर्शाने के लिए कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हम यूज़ करते हैं hooray। ठीक है, नेक्स्ट है alas to express grief, hooray। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं joy, बहुत ज़्यादा खुशी में
एलास ग्रीफ में बीवेयर, वार्निंग हम अगर किसी को दे रहे हैं तो हम बीवेयर यूज करेंगे ओह डियर, ठीक है। तो कंसर्न, किसी एक व्यक्ति के लिए जब हम कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं तो उससे हम ओह डियर यूज़ करते हैं सेंटेंस में। हेल्प, जैसे हेल्प मी, सेव मी, तो वो क्या हो गया, फियर हो गया। वाओ, अप्रिसिएशन, किसी एक चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए जब कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं वाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्लेन लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंसेस दिया गया है। इसको टास्क ये है कि अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। प्लीज़ ट्राई दिस एट होम, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एंड नेक्स्ट हम ग्रामर पोर्शन में हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में क्लॉजेस के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।